तो मेरा बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। जैसे ही बच्चे को इंजेक्शन लगाओ बच्चा रोता था और मैं भी रोती थी। मेरे लिए प्रेरणा और मेरी मेंटोर और मेरा ईश्वर सब कुछ मेरी माँ है। पैड नहीं यूज करते हैं, गलत चीजें यूज करते हैं, कपड़ा लगा लेते हैं 2-2 3-3 दिन के लिए। तो थोड़ा सा आपकी बालों को नरिशमेंट की जरूरत है और केमिकल से दूर रहने की जरूरत है आज की जनरेशन के लिए। बाल का सफेद होने का सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग और उसके बाद है विटामिन डी डेफिशिएंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जो कि दिल्ली की सबसे मशहूर स्किन डॉक्टर हैं। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे वो डॉक्टर बनने तक का सफर और आज कहाँ तक पहुँचा है। आपका स्वागत है आपकी आवाज में। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, मुझे आज बुलाने के लिए आपकी आवाज में। सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा मैम, जैसे आपका जीवन में जब आप डॉक्टर की पढ़ाई की थी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और कहाँ के रहने वाले थे आप? अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए। हम लोग पीछे पंजाब से हैं और जब मैं पैदा ही हुई तो मेरी मदर सिंगल हो गई थी और मेरी बड़ी बहन, मैं और मेरी माँ, वो हमारा जीवन था बचपन में। और एक डॉगी वो भी था हमारे साथ। और हम पहले एक बरसाती में रहते थे जहाँ मैं पैदा हुई और उसके बाद हम एक सरकारी घर में शिफ्ट हुए जिसमें बहुत बड़ा गार्डन था आगे और पीछे। और क्योंकि वो घर जो था सरकारी, वो एम्स और सफदरजंग के बहुत पास था। और मेरी माता जी एक डॉक्टर हैं जो RML के एडिशनल MS रिटायर हुई और आज भी काम कर रही हैं रिटायरमेंट के 6 साल बाद भी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो वो मैंने सपना अपने सीनियर सेकेंडरी सेंट एंथनीज करके एक स्कूल है जो बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं हौस खास में, वहाँ से मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा ली। और MBBS कहाँ से किया है? MBBS मैंने पुणे से करा और उसके बाद मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में जब काम किया तो पहले मैंने पीडियाट्रिक्स DNB ज्वाइन करी 2005 की बात बताऊं तो। मगर जैसे ही बच्चे को इंजेक्शन लगाओ बच्चा रोता था और मैं भी रोती थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपना पूरा जीवन ये नहीं कर पाऊंगी और मुझे कुछ अलग खोज करनी पड़ेगी। और लकीली डर्मेटोलॉजी हैपेंड टू मी। मैं डॉक्टर जमुना पाए हैं जो एक एस्थेटिक फिजिशियन है मुंबई में, और उस वक्त उनके पास काम सीखने गई, काम देखने गई, ये मनाने गई कि मैं क्या डर्मेटोलॉजी करना चाहती हूँ। और जब उनके पास गई तो मुझे 1 महीने में कंफर्म हो गया कि मुझे यही काम करना है ज़िंदगी भर। एंड जो लोगों से मुझे सेटिस्फैक्शन आज मिलती है एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट कि बहुत लोग मुड़ के आते हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद और आके कहते हैं आपकी वजह से हमारी शादी हुई, आपकी वजह से जॉब ले पाए, आपकी वजह से एक कॉन्फिडेंस रहा। मतलब मैं उसके बाद ना 2-3 दिन सत्येंद्र जी मेरे सर पे पहाड़ टूट जाए मगर मेरा मूड ऑफ नहीं होता। मैं वो पेशेंट की बातें याद करके इतना अच्छा महसूस करती हूँ कि आई थिंक इट इज़ लाइक माई हॉबी टू लेट पीपल जो मुझसे मिलें कि वो खुश जाए वापस या मुझे अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज दें। सो ये मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा टर्निंग और पॉजिटिव पॉइंट रहा। हमारा सवाल आपने पूरा बताया कि आप डॉक्टर, उन लोगों का एक बार हमें बताइए कि जो आप डॉक्टर बनने में आपके सफर में आपके साथ मदद की और कंधे से कंधा मिला के चले थे, जिनको आप प्रेरणा का स्रोत मानते हो। मेरे लिए प्रेरणा और मेरी मेंटोर और मेरा ईश्वर सब कुछ मेरी माँ है। और मैंने अपनी माताजी से बहुत कुछ सीखा, ये भी सीखा क्या चीज़ें नहीं करनी है और बहुत कुछ सीखा जो चीज़ें मुझे करनी है। कुछ चीज़ें जो मैं अभी अपने जीवन में नहीं ला पाई हूँ, जैसे कि उनका बहुत ही सुशील व्यवहार है, तो वो भी मैं ले आऊँगी उम्र के साथ। अभी काफ़ी हद तक ले आई हूँ और वो बहुत हार्डवर्किंग लेडी हैं। और दूसरी मुझे प्रेरणा जो सपोर्ट मिली मैं कह सकती हूँ, कहीं मेरी सिस्टर से भी मिली। उन लोगों ने मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ जल्दी उनकी शादी हो गई थी काफ़ी एज में, और मेरी सिस्टर ने पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग करी। और वो दौर था इंजीनियरिंग का 2004-5 का, जब सब लोग इंजीनियरिंग करते ही MBA करके खूब सारे पैसे कमाते थे। मगर इन लोगों ने कभी मुड़ के MBA की तरफ नहीं देखा और हार्डकोर केमिकल इंजीनियरिंग में अपना जीवन आज तक बिताया। आज वो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं और वहाँ काफ़ी वेल सेटल्ड हैं। मैम, जैसे यदि आपने अभी अपनी सिस्टर के बारे में बताया, माँ के बारे में बताया, अभी आपको इंटरव्यू के बाद वो सुनेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब आप डॉक्टर बन गए तो उन्हें कैसा अच्छा लगता है, कैसा फील होता है कि आपकी उनने मदद की, आप इस मुकाम तक पहुँचे? मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी मॉम को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और वो काफ़ी प्राउड फील करती हैं। मगर कहीं शायद जो खुद के ही मेरे सपने थे, वो बीच में 1-2 साल मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। मुझे लगता है जब किसी की भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती है तो नज़र ज़रूर लगती है। तो ऐसा ही कुछ छोटा सा हादसा मेरे साथ रहा। मगर अब मैं बिल्कुल ठीक वापस बैलेंस्ड वे में वापस आ गई हूँ, क्योंकि जब मैं 31-32 साल की ही थी
तब मैं विजिटिंग डॉक्टर बन चुकी थी, डर्मेटोलॉजिस्ट एट राष्ट्रपति भवन के प्रेसिडेंट स्टेट क्लिनिक। तो उस तरह की जो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शंस कह लीजिए, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स कह लीजिए, जो बहुत कम लोगों को सेज में मिलती हैं। तो बीच में मेरा 1-2 साल का ब्रेक ज़रूर लगा, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मम्मी जब ये वीडियो भी देखेंगी तो मुझे ज़रूर कहेंगी कि नहीं बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैम एक और सवाल है, आप समाज सेवा भी करती हैं, एक आप फाउंडेशन भी चलाती हैं, उस किस टाइप का काम करता है, कैसे समाज सेवा लोगों की मदद कर पाता है फाउंडेशन? हमारी एनजीओ काफ़ी सिंपल है, उसका नाम भी बहुत सिंपल है, दीपांजन चैरिटेबल ट्रस्ट। ये सरकार के सारे जो लाइसेंसेस होते हैं, नीति आयोग, ATG, सारा कुछ इसको हमने मिला हुआ है हमारी एनजीओ को। और मेनली मेरी मॉम इसको चला रही हैं पिछले 7-8 साल से। रिटायरमेंट के बाद ये इनका मेन एक तरह से काम भी रहा है। वैसे कॉलोनी में भी मेरी मॉम, जैसे हमेशा लोग पूछते रहेंगे क्या डॉक्टर चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, तो उसके लिए वो हमेशा फर्स्ट एड फ्रेंड रही हैं। मगर उन्होंने इस एनजीओ में बहुत सारे कैंप्स रखे और सबसे बड़ा जो मेरी मॉम ने करके दिखाया वो था बारामुल्ला जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे सर्वे करने के बाद जो हमें पता चला करीब 2000 लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, हमने जब सर्वे चलाया कि 4000 लेडीज़ को IVF की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसका रीज़न ये है कि वो ड्यूरिंग पीरियड्स क्योंकि पैड्स नहीं यूज़ करते हैं, गलत चीज़ें यूज़ करते हैं, कपड़ा लगा लेते हैं 2-2 3-3 दिन के लिए, उस कपड़े को मिट्टी से साफ कर लेते हैं, अपने घर पे फादर या ब्रदर्स को नहीं बता पाते। बहुत बड़ा रीज़न रहा फॉर लैक ऑफ फर्टिलिटी। मैम जैसे आपका जो एनजीओ है उन किन एरिया में महिलाओं के लिए काम करता है और किन एरियाओं में, क्षेत्रों में काम करता है? इस एनजीओ में मेनली हमने पहले मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम किया 5-6 साल, और फिर हमने नोट किया कि काफ़ी एनजीओज, और पैड मैन मूवी भी बाद में आई, तो हमने रियलाइज़ किया कि इसमें बहुत लोग लग गए हैं। तो हमने जो मशीन्स भी लगाई थी खुद से, और एक हमें PSU ने भी एक मशीन दी थी, तो वो हमने दूसरी एनजीओ को डोनेट कर दी उत्तर प्रदेश में। मगर हमारी एनजीओ काफ़ी काम करती आई है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल हेल्थ कैंप्स, हाइजीन। हमारे साथ बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं जो रिटायर्ड हैं सरकारी जगहों से, तो उनके साथ मिलके हमने काफ़ी कैंप्स लगाए हैं। ये हमारा एक ब्रोशर है। किन स्टेटों में काम करता है? हमने ज़्यादातर दिल्ली, NCR, बारामुल्ला, राजस्थान, इन्हीं जगहों को अभी तक टच किया है, और अब पंजाब में करने जा रहे हैं। अब मैडम अब हम लोग स्किन के तरफ बढ़ेंगे, और हेयर की भी आप डॉक्टर हैं जी। तो आजकल बाल झड़ने के मेन कारण होता जा रहा है, आजकल देखा जाता है हर व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं, हर व्यक्ति के झड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, बालों का झड़ना, 100 बालों का झड़ना रोजाना कंसिडर नॉर्मल होता है। मगर हाँ, अगर आप बालों में हाथ फेरते हैं और आपके हाथ में बाल आ रहे हैं, आप सो के उठ रहे हैं, तकिए पे बाल हैं, तो इसका मतलब आपके शरीर में कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। सबसे कॉमन रीजंस होंगे लैक ऑफ गुड स्लीप, स्ट्रेस, स्मोकिंग, डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन्स, एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक रीजंस। तो विटामिन कौन से पे आ जाते हैं? विटामिन D बहुत कॉमन है, जो एक तरह का साइलेंट एपिडेमिक में कहलाती हूँ इसको, जो आज की डेट में बहुत लोगों में बहुत डेफिशिएंट होता जा रहा है। आयरन आप चेक कर सकते हैं सिंपल हीमोग्लोबिन फेरेटिन के टेस्ट से। विटामिन B12, और जो बच गया विटामिन H विच इज बायोटिन, इसकी कमी से भी बहुत लोगों के हेयर फॉल होते हैं। दूसरा मैंने नोट किया है सत्येंद्र जी, आजकल के युवा युवती हमारी तरह नहीं है। ये लोग प्रोटीन पाउडर खा लेते हैं जिम के कहने से, ये बालों में हेयर कलर कर लेते हैं टीनेजर्स, तो ब्लो ड्राई बहुत रेगुलरली करते हैं। तो इन केमिकल्स की वजह से, और आज की डेट में पोल्यूशन ऑब्वियसली पानी में भी ज़्यादा है, हवा में भी ज़्यादा है पहले के ज़माने से, तो हेयर फॉल तो ज़्यादा होता है। और ये लोग तेल नहीं लगाते हैं, इनको लगता है कि इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग, या ये बूढ़े लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए ही ट्रीटमेंट है। तो थोड़ा सा आपकी बालों को नरिशमेंट की ज़रूरत है, और केमिकल से दूर रहने की ज़रूरत है आज की जनरेशन के लिए। जैसे बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं, यही कारण है मेन? बाल का सफ़ेद होने का सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग, और उसके बाद है विटामिन D डेफिशिएंसी एंड केमिकल्स। मैम जैसे आज के टाइम में स्किन के डॉक्टर, हेयर के डॉक्टर बहुत सारे हैं, आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो उस टाइम बहुत कम हुआ करते, ऐसा क्या कारण था? देखिए, पहले डर्मेटोलॉजी एक टाइम था, मेरे से भी पहले वो टाइम था जब डर्मेटोलॉजी वो इंसान लेता था जो सिर्फ मुश्किल से उसके इतने अंक आए हैं कि उसको कुछ PG में सीट मिलेगी। आज की डेट में सारी सीट्स एक तरफ, ऑर्थो भी पीछे रह गए, गायनोकोलॉजी भी पीछे रह गए, टॉप पे डर्मेटोलॉजी आता है, क्योंकि लोगों को इसमें शायद ज़्यादा पैसा दिखाई देता है। मगर पर्सनली जिस रीज़न से मैंने डर्मेटोलॉजी की थी 2006 में, उसका रीज़न यही था कि इसमें इमरजेंसी नहीं है, जब मैं चाहूँ तो फ़ोन ऑफ करके आराम से सो सकती हूँ।
सो उस कारण से मैंने की थी। सबको अपना एप्टीट्यूड देख के डॉक्टर्स को कि किसमें आपको मजा है वो फील्ड लेनी चाहिए। हालांकि मैं आज की डेट में भी मानती हूँ 13 साल की प्रैक्टिस के बाद कि ऐसा नहीं है कि डर्मेटोलॉजी में कोई इमरजेंसी नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप अपने काम को कितना बढ़ाते हैं और कितना सीरियस लेते हैं। मैम बहुत से लोग स्किन जो हेयर होते हैं उन्हें लगवाते हैं, इनसे नुकसान भी होता है जैसे? नहीं सत्येंद्र जी, बाल लगाना इतना इजी काम है, इट्स लाइक एन आर्ट विच इज सो वेल मास्टर्ड। ठीक है, पहले लोग पट्टियां कर रहे थे, मुझे बहुत बारी आजकल पेशेंट्स आके मिलते हैं कि पट्टी करके स्ट्रिप करके निकाला गया ये वो। इट्स लाइक जरदोसी, लाइक एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी, एक एक करके फाइनली बाल को निकाला जाए और एक एक करके बाल को डाला जाए। बहुत इजी काम है ये। मगर हमारा देश इकलौता देश है पूरी दुनिया में जिसमें 5 से ज़्यादा डेथ्स हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कंफर्म करी जा चुकी हैं, जिनको मीडिया कवर कर चुकी है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है जो मैं आपको बताऊंगी, जो मेरा दिल दहला जाता है कि उसमें डॉक्टर प्रेजेंट नहीं था, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं था, प्लास्टिक सर्जन नहीं था, क्योंकि सिर्फ हम ही 2 पेशाएं हैं जिनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कैसे इसको हैंडल किया जाए। या अगर आप नॉन डॉक्टर हो या नॉन एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हो तो एटलीस्ट एक एनेस्थेटिस्ट को रखो टू हैंडल इमरजेंसीज। थोड़े से पैसे के चक्कर में या क्या कह लीजिए उस चक्कर में लोगों ने इसका काफी सत्यानाश हमारे देश में किया है, वरना इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैम जैसे जो बाल लगाए जाते हैं, बाल जब हम लोग करते हैं सर्जरी, तो कहाँ से बाल यूज होते हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे जो अनुपम खेर के बचे हुए बाल हैं वो इस जन्म में कभी भी वो बाल गिरेंगे नहीं। ठीक है, तो वो जो बाल होते हैं उसमें मेल हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं पीछे, उन बालों को निकाल के आगे डाला जा सकता है। मतलब अपने सिर से ही निकालते हैं? बिल्कुल, उन बालों को, वो एरिया वो होता है कान टू कान के बीच में जो पीछे पैच है, इसलिए मैंने एक क्लासिक एग्जांपल दिया। तो कान के पीछे जो एरिया है आपका, यहाँ से बाल निकाले जाएंगे और उन्हें जहां मर्जी वहां डाला जा सकता है। हम वही बाल निकालते हैं जिसमें से 2 या 3 बाल निकलने की शंका हो। अब हम लोग स्किन की तरफ बढ़ेंगे। आप स्किन के डॉक्टर, आजकल स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इससे कैसे बचाव किया जाए, क्या खाने पर ध्यान रखा जाए, थोड़ा बहुत बताइए। देखिए, खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी त्वचा एक तरह से शीशा है। जो आप खा रहे हैं अंदर, जो आपके शरीर में है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वही बाहर आपकी त्वचा पे दिखेगा। सो रोज़ाना हरी सब्जियां खाना, दाल खाना, अलग अलग रंग के 2 रंग के फल खाना, उससे आपको काफ़ी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। आपको अपना पोटेशियम, विटामिन ए, जिंक, इस तरह के जो विटामिन हैं जो थोड़े से कम पाए जाते हैं इंडियन डाइट में, उनको भी बढ़ा देना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्दी डाइट के साथ पानी काफ़ी पीना। अगर हम हाइड्रेटेड रहते हैं तभी ये विटामिन हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अगर हम पानी कम पीते हैं तो विटामिन हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। कितना पानी पीना चाहिए पर डे? 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और सत्येंद्र जी, मैं 4 से 5 लीटर पानी रोजाना पीती हूँ जी। और अगर आप भी चाय या कॉफी पीते हो तो 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा पिए। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा दिखी जाती है मार्केट में, स्किन कैंसर। ये इसके पीछे होने का कारण क्या है? स्किन कैंसर जो बढ़ता जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है, मेरी खुद की ये सोच है, अभी इसकी साइंटिफिक स्टडी फॉर सेइंग द ईयर तो नहीं है, बट मुझे लगता है 2030 तक ये काफ़ी हद तक एक ओपन एपिडेमिक बन जाएगा। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। जो विटामिन डी डेफिशिएंसी हमने पहले भी कहा इज लाइक अ साइलेंट एपिडेमिक। आज की डेट में आई थिंक 3 में से 2 लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट होती जा रही है। मतलब इससे बचाव क्या है, जैसे क्या ध्यान रखें? सबसे बड़ा बचाव है आप अच्छा खाएं, मतलब खाएं सनस्क्रीन और लगाएं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन खाने से मेरा मतलब है एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट। आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा 4 रंगों में, लाल, पीला, जामुनी और हरा। इन 4 रंग के खानों को आपको खाना चाहिए बेक्ड, बॉइल्ड या ग्रिल्ड फॉर्म्स में। जहां आपने बैंगन का भरता बनाया वो आपके लिए सिर्फ स्वाद दे रहा है, कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा। जहां आपने बेक या बॉइल्ड बैंगन खा लिया तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसी तरह टमाटर, उसी तरह हरी सब्जियां, उसी तरह कुछ भी पीला पदार्थ रोज खाना चाहिए। बिल्कुल, भुंजे हुए मतलब से विटामिन खत्म हो जाते। बिल्कुल, जितनी देर गैस के ऊपर खाना रहता है उतना उसका विटामिन उड़ जाता है। एक और चीज देखी जाती है मैडम, लोगों के जब 17, 18, 19 साल के लोग, 16, 17 खासकर, तो लोगों के चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? ज्यादातर प्रॉब्लम ये देखी जाती है आम जनता। फेस पे एक्ने आना बहुत कॉमन होता है। ये हार्मोनल रीजंस हो सकता है, लैक ऑफ हाइजीन हो सकता है। जो टीनेज होती है वो चेहरा नहीं धोता है और वो बाहर ज़्यादा जाता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हमारा मानना है, या बस में ट्रैवल करना स्कूल के लिए, धूल मिट्टी में ज़्यादा जाना, उस वजह से एक्ने ज़्यादा देखा जाता है। और प्यूबर्टी चेंज की वजह से, हार्मोन चेंज की वजह से त्वचा हमारी ऑयली हो जाती है, जिससे पोर्स क्लॉग होने की वजह से एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे बचाव क्या है मैडम? जैसे क्या ध्यान रखा जाए तो मतलब पिंपल्स नहीं हो? टीनेजर्स को बहुत ज़रूरी है पानी खूब पिए, चेहरा सुबह और शाम को ज़रूर धोएं, बिना चेहरा धोए ना सोएं। रात को अपनी त्वचा पे कुछ ना कुछ, जैसे कि नियासिनामाइड हो गया, कुछ AHA BHA हो गया, या ग्लाइकोलिक एसिड, इस तरह का कोई एसिड हो गया, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ज़रूर लगाएं, रोज़ाना ना लगाएं।
और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दाने आना शुरू हो उनको छेड़ छेड़ के प्लग करके ना निकालें, उसको आप मेडिकेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस के द्वारा ही करें। और अगर हो सकता है तो कुछ सिंपल घरेलू नुस्खे मैं बताऊंगी। घरेलू नुस्खे पिंपल्स के लिए जो बहुत इफेक्टिव है, जैसे कि सिंपल चंदन पाउडर और उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी का इक्वल मिक्सचर बनाएं, थोड़ा सा नींबू का फ्रेश रसा लें 2-3 ड्रॉप्स, और उस मिक्सचर को ब्रश से जहाँ जहाँ पिंपल्स या पिंपल्स के निशान है वहाँ लगाया जाए। मैम एक और चीज़ है, जैसे आने वाले समय में 10 साल 5 साल बाद हेयर स्किन डॉक्टर, इस हेयर और स्किन के डॉक्टरों को कहाँ देखते हैं? आने वाला समय कैसा होगा, फ्यूचर क्या है? मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर वापस वहीं आ जाएगा जहाँ पहले था। ये जो बूम है काफ़ी हद तक लोगों ने, जिसको मैं बोलती हूँ सेफोरा किड्स, इंस्टाग्राम, जेनजी जनरेशन, जिन्होंने अपनी त्वचा खराब कर ली है, जो ये टीनेजर्स हैं अपनी स्किन को इतना बर्बाद कर चुके हैं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ पर्सनली प्रोफेशनली, जो अपने त्वचा पे मेकअप लगा के सो रहे हैं, स्टीरॉयड लगा रहे हैं, पता नहीं दुनिया भर की नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं, उसको बिना त्यों के त्यों अपने फेस पे लगाए जा रहे हैं। तो इनकी त्वचा जैसी सेंसिटिव होती जा रही है, ये उम्र के साथ कुछ लगाने लायक नहीं होंगे, इनको सीरियस डर्मेटोलॉजिस्ट चाहिए होगा एलर्जी और सेंसिटिविटी हटाने के लिए। तो हमारी जो आगे 10 साल बाद आने वाले होंगे, हमें ये डिफिकल्ट केसेस ज़्यादा ट्रीट करने होंगे। और इसको मैं देखती हूँ हमारी जनरेशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट को कि आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं जाएगा, मगर एलर्जीज और सेंसिटिव स्किन की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी। मैम एक और चीज़ है, अभी हम लोग आपके जो ट्रस्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं, ये आपका ट्रस्ट आने वाले 10 साल में कहाँ होगा, क्या प्लानिंग है? सत्येंद्र जी, मैं इसके लिए कुछ खास प्लानिंग नहीं कहना चाहती, बट मैं इसके लिए कुछ अच्छे लोग अपने साथ जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में हो जाती हूँ बिजी, और मैं हफ्ते में एक दिन BPL कार्ड होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देखती हूँ, उनसे सिर्फ 100 रुपये लेती हूँ और उनका स्किन और हेयर का फ्री इलाज करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कोई गरीब व्यक्ति अगर मेरे कांटेक्ट में आए तो उसका मतलब मैं साल में एक शादी कराने की कोशिश करूं, वो मैं अपने NGO के थ्रू अपने क्लिनिक के द्वारा करना चाहूँगी जीवन भर। मगर ये NGO के लिए मेरे को अच्छे लोग ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कहीं भी हेल्थ कैंप से कुछ करें, इट शुड बी रेगुलर, वंस करके भूल जाते हैं। तो आई होप एक टीम अच्छी बनती जाए। एक और चीज है, वो कौन सा दिन होता है जो गरीब लोगों के लिए आप कैंप लगाते हैं, थोड़ा बहुत बताइए। थर्सडे को सुबह 9 से 12 यहीं डिफेंस कॉलोनी एड्रेस पे, मगर BPL कार्ड के साथ कोई आ सकता है। आप हमारे दर्शकों को क्या मतलब स्किन और हेयर का क्या ध्यान रखा जाए, लास्ट में क्या कहना चाहोगे? एक सिंपल स्किन टिप, हमने बहुत कुछ आज डिस्कस किया। अपनी त्वचा पे सनस्क्रीन जरूर लगाएं, अपनी त्वचा को शीशा मानते हुए पानी और अच्छी हरी सब्जियों का इंटेक जरूर करें, और रात को बिना चेहरा धोए कभी ना सोएं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैडम। थैंक यू। ये थी दीपाली भारद्वाज, जिनसे हमने स्किन के और हेयर के बारे में बात किया। देखने के लिए धन्यवाद।